So, okay, children, welcome to LK's Need Biology. Today, I am going to start a new chapter as per your NCERT syllabus, that is movement and location. I am Dr. Ramesh, and I am taking all these in classes on behalf of LK's Need Biology. अगर आपको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड टेलीग्राम पे जुड़िए। किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न या दुविधा में है, कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, so feel free to contact me on the telegram. Thank you. So locomotion and movement, basically movement and locomotion, इनमें क्या फर्क होता है? कोई भी चीज, कोई भी एक स्ट्रक्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर चेंजिंग द प्लेस और द लोकोमोशन। सो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्लेस और लोकेशन देन यू कॉल इट एज लोकोमोशन, एंड मूवमेंट इज जस्ट मूविंग। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, आपने देखा है साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती रहती है, साइटोप्लाज्म कीप्स स्ट्रीमिंग। ये जैसे आपका एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में ये मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज मूवमेंट। हाइड्रा, ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। हाइड्रा का एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये सपोज करिए दिस इज हाइड्रा, और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स इस्तेमाल करता है प्रे, अपने शिकार को, इंसेक्ट्स वगैरह जो भी खाता है उसको पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अपनी जगह पे स्थिर है। तो दिस इज कैचिंग द प्रे by hydra, the tentacles are utilizing the tentacles of is movement, because ये अपनी जगह से हट नहीं रहा है। लेकिन ये सोमरसॉल्टिंग आपने पढ़ा होगा हाइड्रा में, कि ये सोमरसॉल्टिंग के जरिए जो है हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है एंड देन इट चेंजेस इट्स प्लेस, यहाँ आ गया, दैट इज लोकोमोशन। So movement when there is no change of place or location, for example streaming of protoplasm, cilia and flagella or tentacles of hydra, they show various movements. However, when these structures are utilized for change of place or location, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने, तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। सो आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशंस, क्योंकि लोकोमोशन में मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन हर मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर में शो ओनली मूवमेंट्स और मे बी यूज फॉर लोकोमोशन, फॉर एग्जांपल टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा, जैसे अभी मैंने दिखाया। सिमिलरली इस तरह से पैरामीशियम होता है विच यूटिलाइजेस सिलिया फॉर पैसेज ऑफ फूड थ्रू साइटोफैंक्स, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। Hence, all locomotions are movements, but not all movements are locomotion. Anyway, that's not very important. What is more important is types of movements in humans. हमारे बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एमीबॉयड, सिलियरी एंड मस्कुलर। ये आप याद कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एमीबॉयड मूवमेंट इन ह्यूमंस? हमारे शरीर में कहाँ पे एमीबॉयड मूवमेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। एंड यू नो अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है? सीडोपोडिया फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इतना मालूम होगा, सीडोपोडिया फॉर्मेशन, जिसमें कि एक सेल जो होती है, जब एक सेल है, जैसे अमीबा में सीडोपोडिया बनते हैं, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है एंड एक तरफ ये बढ़ के यूं बना लेता है, दिस इज सीडोपोडिया, साइटोप्लाज्म सीडोपोडिया। तो ये अमीबा में चूंकि होता है, इसलिए इसको अमीबॉयड मूवमेंट बोलते हैं। यानी अमीबॉयड मूवमेंट्स में क्या होता है? सीडोपोडिया फॉर्मेशन होगा। हमारी ह्यूमन बॉडी में अमीबॉयड मूवमेंट कहाँ होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आप अच्छे से समझ लिए। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोफेजेस दे आर फैगोसिटिक इन ओरिजिन, फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक मतलब बता चुका हूं आपको, दे इनगल्फ द बैक्टीरिया, या कोई भी फॉरेन बॉडीज आएंगी उसको खा जाते हैं, मैक्रोफेजेस। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीस, व्हाइट ब्लड सेल्स, बता चुका हूं आपको। एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दीज 3 स्ट्रक्चर्स दे शो अमीबॉयड मूवमेंट। यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Which of the following shows amoeboid movement? So they are macrophages, the leukocytes and the microfilaments. What are microfilaments? हमारे बॉडी में जो साइटोस्केलेटन यानी जो हमारी सेल में कोई बोन तो होती नहीं, लेकिन सेल का जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल के एक सेल को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। उसका हिस्सा होता है माइक्रोफिलामेंट्स। एंड माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में लिखा है दे आर नथिंग बट 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन। एक्टिन एक प्रोटीन होता है। सो माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली आर कंपोज्ड ऑफ 2 strands of actin. They are 7 millimeter in diameter and they form the cytoskeleton. Now is it clear what is cytoskeleton? जो हमारे सेल का फ्रेमवर्क है। सेल यूं कोलैप्स नहीं रहती, सेल यूं अपनी इंटीग्रिटी, सेल जो है वो अपनी इंटीग्रिटी बनाए रहती है बिकॉज ऑफ दीज फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। अमीबॉइड मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ सिलियरी मूवमेंट, सिलिया आप जानते हैं फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ ट्रैकिया, आई हैव रिटन ट्रैकिया। व्हाट इज ट्रैकिया? यू नो ट्रैकिया क्या होता है? हमारे ये हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकल रही है। दिस साउंड बॉक्स या इसको लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स कंटिन्यूज एज ट्रैकिया एंड ट्रैकिया हैज रिंग्स। ठीक है, बाद में ट्रैकिया जाके 2 ब्रोंकाई में बदलता है जो लंग्स में जाके खुलते हैं। ठीक है, नो ट्रैकिया के अंदर अगर आप देखेंगे इसके इनर स्ट्रक्चर में तो यू विल फाइंड सिलिया। यहाँ सिलिया होता है, ये सिलिया, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया। तो ट्रैकिया है सिलिएटेड एपिथेलियम। व्हाई? क्योंकि जब हम कभी इनहेल करते हैं, एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये एयर जब जा रही है तो इट हैज डस्ट पार्टिकल्स ऑफ सम फॉरेन बॉडीज, सो दे आर ट्रैप्ड। ये रोक लेते हैं, इसको अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि यहाँ के बाद में कहाँ जाएगा? ये सीधे होते हुए लंग्स में चला जाएगा। तो ट्रैकिया के अंदर सिलिया हमारे होते हैं जो कि इनको फॉरेन बॉडीज वगैरह को रोकते हैं। सिमिलरली द पैसेज ऑफ ओवम, आपने देखा था पैसेज ऑफ ओवम क्या होता है? यूं आपने देखा था कि ओवम का पैसेज आपको बता चुका हूं मैं। दिस इज योर रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये फैलोपियन ट्यूब है एंड दिस इज ओवम से ये ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला, तो ये कैसे जाएगा? यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होने लगते हैं फैलोपियन ट्यूब में, सिलियर, और ये ओवम आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, सो these were the examples of movement, ciliary movements in humans, amoeboid movements in humans। अब ये याद रखिएगा अच्छे से, सिलियरी मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में हो रहा है? हमारे बॉडी में ट्रैकियल एपिथेलियम जो होता है दैट कंटेन्स सिलिएटेड एपिथेलियम, दैट इज बेसिकली सिलिएटेड एपिथेलियम, इट ट्रैप्स द फॉरेन बॉडीज एंड डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा सो दैट दे डोंट रीच द लंग्स। सिमिलरली द ओवम आफ्टर बीइंग शेड, जब ओवम निकल जाता है ओवरी से, यहाँ से ओवम निकल गया, तो ये फैलोपियन ट्यूब में से जाना है। कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ द ट्यूब, बिकॉज द ट्यूब हैज फिम्ब्रिएटेड एंड विच हैज सिलिया। ये सिलिया मूव करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो हमारे बॉडी में आपने देखा 3 तरह से मूवमेंट है, या तो अमीबॉइड मूवमेंट्स थे, या सिलियरी मूवमेंट्स थे, या मस्कुलर मूवमेंट्स थे। नाउ दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्कुलर मूवमेंट्स। नाउ मसल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये आप जानिए। मसल्स आर बेसिकली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मसल्स जो होती हैं, इनको ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दे आर एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। सो दे आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन। दे फॉर्म 40 to 50% ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर हम 70 kg के हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें करीब करीब 28 to 35 kgs मसल्स होती हैं। यानी हमारे बॉडी वेट का 40 to 50% इज फॉर्म बाय द मसल्स। नाउ मसल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी, बॉडी के हर पार्ट एक्साइटेबल मतलब इट इज एक्साइटेड, या इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब नर्व्स इसमें अपना स्टिमुलस बनते, तो इट इज एक्साइटेबल बाय द नर्व स्टिमुलस, एक्साइटेबल बाय द नर्व स्टिमुलस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा।
कि द मसल हैज सर्टेन स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, छोटा हो सकता है, एक्सटेंसिबिलिटी, खींच सकता है, एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई भी चीज को जब आप खींचते हैं और ये वापस छोड़ने पे अपनी पोजीशन पे आ जाए, दैट इज इलास्टिक, जो नहीं आती दैट इज प्लास्टिक, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज शोन बाय दी मसल्स, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, क्लियर। Now types of muscles, you know, this is again very important question and you may be asked a question, skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscles. There are three types of muscles in our body. Now skeletal muscles basically जो हमारे bones से जुड़ी हुई होती हैं, skeleton का मतलब ही होता है हमारा bony framework, हमारे बोन से जुड़ी हुई जितनी मसल्स हैं दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। नो विसरल मसल, विसरा जानते हैं क्या होता है, जितने भी इंटेस्टाइन वगैरह जो हॉलो स्ट्रक्चर्स, ये स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये हॉलो स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहां जो मसल होती है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट, वहां पे भी हमारे उसकी इंटेस्टाइन की वॉल में मसल होती है, दैट इज विसरल मसल। एंड कार्डियक मसल, यू नो द नेम इंप्लाइज कि ये हार्ट में मिलती हैं। नो ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्केलेटल आर स्ट्राइटेड मसल। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइटेड मसल? स्ट्राइशंस, स्ट्राइशंस मतलब यूं यूं लेयर्स होती है। तो एक मसल होती है जो यूं होगी, यूं मसल अगर आप, इसके अंदर यूं स्ट्राइशंस होंगे, यूं स्ट्राइशंस, दीज आर कॉल्ड स्ट्राइशंस मसल। ये स्ट्राइशंस किस में मिलते हैं? या तो हमारी स्केलेटल मसल में मिलते हैं या कार्डियक मसल में मिलते हैं। सो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल, ठीक है। जबकि जो विसरल मसल है, विसरल यानी जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में हमने बताया था, वहां मिलती है नो स्ट्राइशंस, और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ मसल। अगर स्मूथ मसल पूछा जाए तो कौन होती है? जो विसरा में मिलती है, बिकॉज दे डोंट हैव, इट गिव्स अ वेरी स्मूथ अपीयरेंस, वेयर एज स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स दे हैव स्ट्राइशंस, ठीक है। स्ट्राइशंस बता दिया, ये आपके स्ट्राइशंस हैं, ये स्ट्राइशंस हैं, ये सब लाइन जो है ये स्ट्राइशंस कहलाते हैं, क्लियर। सो कार्डियक मसल्स एंड skeletal muscles are striated muscles, but visceral muscles are smooth muscles and they do not have any striations, hence they are called non-striated muscles. Now which muscle is under our control? हमारी कंट्रोल का मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में चल रही है, हमारी कमांड में चल रही है। हम जब चाहेंगे हाथ हिलाएंगे, जब चाहेंगे रोकेंगे, जब चाहेंगे बोलेंगे, जब चाहेंगे, दे ऑल आर वॉलंटरी मसल्स। सो वॉलंटरी मसल हमारे बॉडी में कौन होती है? स्केलेटल मसल्स, बिकॉज वहां पे नर्व्स आके रिले करती हैं एंड देन दे कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज कार्डियक मसल्स एंड विसरल मसल्स दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड हेंस दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी। नाउ यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, बिकॉज जितनी भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं दे आर यूजुअली, मोस्ट ऑफ द स्ट्राइटेड मसल्स आर स्केलेटल, सो दे आर वॉलंटरी, but which striated muscle is involuntary? Then it is cardiac muscle, because cardiac muscle is both, it is involuntary and striated, whereas visceral muscles क्या है? They are non-striated and involuntary. इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है कि विच स्ट्राइटेड मसल जो है आर इनवॉलंटरी, कौन सी, ये दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं इस तरह से। स्ट्राइटेड भी है बट इनवॉलंटरी है, क्योंकि स्ट्राइटेड यूजुअली क्या होती है? स्केलेटल मसल्स, दे आर विच आर वॉलंटरी। नाउ विच मसल्स, एक क्वेश्चन अगर इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं नीट में, कौन सी जो है जो मूवमेंट्स देखती हैं, एंड विच मसल्स इन ह्यूमन शो मूवमेंट्स एंड विच शो लोकोमोशन, कौन, सो क्या है? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक तीनों ही मूवमेंट दिखाती है, क्लियर है, बट लोकोमोशन स्केलेटल मसल्स।
मसल्स कॉजिंग ओनली मूवमेंट एंड नो लोकोमोशन, तो यहाँ पे आपकी दोनों आ जाएंगी, विसरल आ जाएंगी। ये मूवमेंट तो दिखा रही है बट लोकोमोशन नहीं कर रही है। कार्डियक मसल मूवमेंट तो दिखा रही है बट कोई लोकोमोशन नहीं, यानी चेंज ऑफ प्लेस नहीं है। चेंज ऑफ प्लेस हमारा लोकोमोशन किससे होता है? स्केलेटल मसल से। क्लियर? अब आप आगे देखिए, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको उसको ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा ना। वॉलंटरी मसल्स, दोज मसल्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। Involuntary muscles, those muscles that are not under control of our nervous system. Now, cardiac muscles, they are involuntary because they are not under our control. And myogenic, आपको मैं बता चुका हूं, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। मायोजेनिक, मायोजेनिक का देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया। मायो का मतलब होता है मसल, मायो मीन्स मसल, मसल, एंड जेनिक मतलब जनरेशन ऑफ इम्पल्स, यानी ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल है जहां पे मसल खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है बगैर किसी नर्व की मदद से। नॉर्मली आपने पढ़ा जितना अभी तक नर्वस सिस्टम की, जो हमारा नर्व स्टिमुलस है, डीपोलराइजेशन वेव जो है वो चलती है अलोंग द एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद जाकर के वो एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्स एंड देन मायो न्यूरल जंक्शन, बता चुका हूं। मायो मीन्स मसल एंड एक्सॉन टर्मिनल्स का जो जंक्शन है दैट इज मायो न्यूरल जंक्शन। ये स्टिमुलस कहां से आ रहा था? नर्व के अलोंग चल रहा था और जाकर के मसल में, ब्रेन पे जाके उसको डीपोलराइज कर रहा था। लेकिन कार्डियक मसल में ये सिस्टम नहीं। देयर आर नो नर्व्स व्हिच सप्लाई द कार्डियक मसल्स एंड कॉज देयर डीपोलराइजेशन। इट इज ऑटो एक्साइटेबल। सो हमारा हार्ट जो है वो अपने आप, मसल खुद ही इंपल्स जनरेट करती है, डीपोलराइज होता है अपने आप। एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिकॉज our heart is not dependent on any nerve stimulus. ठीक है, it will generate its own potential. So मायो means muscle, जहां पे मसल जनरेट, तो ये आप याद कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक, नॉट न्यूरोजेनिक। आंसर में अगर न्यूरोजेनिक देता है हमारी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच इज फॉल्स, तो आवर हार्ट इज नॉट न्यूरोजेनिक। हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं होता बिकॉज हमारे हार्ट में कोई भी नर्व आके सप्लाई करे, फिर डीपोलराइज हो, फिर कांटेक्ट करे हार्ट, ऐसा नहीं होता। हार्ट की मसल खुद ही कार्डियक मसल्स अपने आप जनरेट कर सकती हैं एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। नो विसरल मसल्स आपको बता चुका हूं, हॉलो विसरा जितने भी, लाइक जीआई ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहां मिलता है, याद कर लीजिएगा। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस मूवमेंट एंड लोकोमोशन में दो चीजें हैं जो मसल्स के संदर्भ में, एक तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि, क्योंकि इसमें मैं आपको पहले समझा देता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखें आपको अब मैं आपको पहले मसल का, कोई भी मसल आप देखते हैं अगर, तो आप देखेंगे अगर ये, अब इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ये अगर मसल है एक, each muscle has many bundles, ध्यान से पढ़िएगा, इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, अब मैं समझा रहा हूं। दे आर कॉल्ड बंडल्स, मसल बंडल्स और फेसाइकल्स। ठीक है, और ये सारे ही बंडल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे ढेर सारे बंडल्स हैं, और ये होते हैं एक कॉमन फेसिया। एक ये बंडल्स है, मान लीजिए इसके अंदर ये बंडल्स है, ये बंडल्स, और ये एक कोलेजनस टिश्यू होता है जिसको हम फेसिया बोलते हैं, FASCIA। ठीक है, so this is a dense collagenous connective tissue which encloses all the muscle bundles together। ठीक है, ठीक है। नाउ अब ये मसल बंडल हमने आपको ये बनाया था, ये मसल बंडल, इसके अंदर ये दिखाई पड़ते रहते हैं जैसे मसल, ये पूरी एंटिटी, इसको हम मसल बंडल बोलते हैं। ये मसल बंडल है और ये सब आपस में किस में बोलते हैं? एक होता है जिसको हम बोलते हैं फेसिया में। ठीक है, क्लियर? नाउ मसल बंडल में अगर हम
एक को देखें क्या है, व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स मसल फाइबर्स, मेनी मसल फाइबर्स। और इनको हम मसल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मसल फाइबर को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स मेनी मायोफिलामेंट्स। अगर मसल सेल को आप देखेंगे, मसल सेल के बारे में बता दे रहा हूं, एक मसल सेल मैं बना रहा हूं आपको, ये दिस इज ए सिंगल मसल सेल। ठीक है, इसमें यू विल फाइंड कि बहुत ढेर सारे पैरेलल यू रनिंग फिलामेंट्स हैं। ठीक है, एंड यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, बिकॉज इट इज ए सेल तो साइटोप्लाज्म होगा, एंड इट हैज मेनी न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियाई, एंड इससे जुड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये मसल सेल को आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मसल फाइबर या मसल सेल, आपने देखा यहाँ पे ये मसल बंडल था, मसल को काटा हमने तो देखा आपने मसल बंडल से जो कॉमन शीथ फेसिया में इनक्लोज थे, एक मसल बंडल के अंदर हमने देखा तो देयर आर मेनी मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। इन मसल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूं आता है, और इसमें जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। ये टर्म्स याद कर लीजिएगा आप, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सार्कोलीमा, what is this sarcolemma? It is nothing but the plasma membrane of the muscle cell. Now you will find there are many filaments, ये कई पैरेलल फिलामेंट्स। इन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट। ठीक है, आपने देखा इसमें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। That is nothing but endoplasmic reticulum of the muscle cell. ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। और आपने एक और चीज देखी कि इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं, ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं। तो मसल सेल और मसल फाइबर इज ए सिंसीटियम। सिंसीटियम क्या होता है? व्हेन अ सेल, एक कोई भी सेल है उसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई हो, डिस्पर्स साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हो, उसको सिंसीटियम बोलते हैं। ठीक है, सो मसल सेल, आपने देखा मसल फाइबर और सेल इज अ सिंसीटियम, यानी इट हैज मेनी न्यूक्लियाई। एंड बाकी ये टर्म्स आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल। सार्कोलीमा इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल fiber or the muscle cell. Myofilament, they are parallel running filaments in the sarcoplasm. ठीक है, एंड सार्कोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। सो आपको मसल सेल ये अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? इतना क्लियर है? ईच मसल हैज muscle bundles bound together in a common sheath called fascia, which is nothing but a dense collagenous connective tissue. अगर हम मसल बंडल को डिसेक्ट करके देखते हैं तो ईच मसल बंडल हैज मेनी मसल फाइबर्स और मसल सेल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए मसल सेल इज a cell membrane or plasma membrane called sarcolemma. Inside it is sarcoplasm. Sarcoplasm has many nuclei, hence muscle cell or muscle fiber is a syncytium. Now the endoplasmic reticulum of a muscle cell is called sarcoplasmic reticulum,
and the sarcoplasm has many fibers running parallel to each other. They are called myofilaments. Clear? Now myofilaments, ये सबसे कठिन चीज है, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो मैं समझाने का ही प्रयास ज्यादा कर रहा हूं बिकॉज बाकी लिखा हुआ है. नाउ मायोफिलामेंट्स, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि मायोफिलामेंट, फिर से मैं एक बार आपको रिकैपिचुलेट करा देता हूं. ये आपने देखा, ये था, ये मसल बंडल था, इसके अंदर कई ये थे, ये मसल बंडल था, एक हमने देखा था ये मसल फाइबर था, यह मसल सेल थी, इसके अंदर मायोफिलामेंट था. मैं इस मायोफिलामेंट की बात, क्लियर, इसके बारे में बता. नाउ मायोफिलामेंट हैज टू contractile proteins called two proteins. इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है, ये अरेंजमेंट आप अच्छे से समझ लीजिए, एक्टिन एंड मायोसिन. ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है. दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन. और ये कैसे अरेंज होते हैं? एक्टिन जो होता है ये बेसिकली आप देखेंगे, अगर एक चीज मैं बताया तो ये मसल्स में अगर आप देखते हैं यूं स्ट्रक्चर है मसल का, तो मसल हैज समथिंग लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. मसल गिव्स एन अपीयरेंस लाइक दिस. दे आर डार्क बैंड्स एंड जो बीच में हल्के हों दे आर कॉल्ड लाइट बैंड्स. तो ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिस इज, सो मसल में आपको डार्क है ना लाइट, दोनों अल्टरनेट करते हैं, एंड दे आर स्ट्राइएशंस एंड दिस गिव्स स्ट्राइटेड अपीयरेंस. सो स्ट्राइटेड अपीयरेंस of muscle, appearance of a muscle, skeletal muscle is due to dark bands and light bands. What are these bands? आपने देखा ये मायोफिलामेंट में हमने दो प्रोटीन बताया, एक्टिन एंड मायोसिन. नो एक्टिन जो होता है इट फॉर्म्स लाइट बैंड्स. अभी आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा. And myosin forms dark bands. Now, light bands are also called isotropic or I bands. And they are thin. ये थिन होते हैं. Now dark bands, याद रखिए, they are called anisotropic or A bands या thick bands. ठीक है, clear? Muscle bundle has many muscle fibers. Muscle fibers are also known as muscle cells. It has a sarcolemma, sarcoplasm, sarcoplasmic reticulum, syncytium, and it has many myofilaments. Now each myofilament is made up of two types of proteins called actin and myosin. These actin and myosin, they form basically light bands and dark bands, and because of these bands, so आपसे question अगर एग्जाम्स में आता है, why do muscles, skeletal muscles give a striated appearance? स्ट्राइटेड क्यों है? तो आप ये चीज देख लीजिएगा कि इट इज बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग बैंड. ये बैंड जो था ये डार्क बैंड था, ये डार्क बैंड था, अल्टरनेट कर रहा है ये डार्क, ये लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट. इसके कारण से एक स्ट्राइटेड अपीयरेंस हमारी मसल्स को मिलता है. सो स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू दीज टू बैंड्स, डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स. एंड डार्क बैंड इज फॉर्म्ड बाय मायोसिन, जिसको हम एनाइसोट्रॉपिक या ए बैंड्स या थिक बैंड भी बोलते हैं. याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज अभी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा तो मैं बताता हूं आपको. ठीक है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? नो एक्टिन के बारे में आप सबसे पहले समझिए. अभी मैं आपको एक्टिन के बारे में बता रहा हूं. एक्टिन, फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्टिन
जो क्या बनाता है, आई बैंड, थिन बैंड, ठीक है, एक्टिन। नो एक्टिन को आप समझिए कि व्हाट इज इट। बेसिकली एक्टिन इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस। आप डबल हेलिकल तो जानते ही होंगे, समथिंग लाइक दिस। मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये दिस इज एक्टिन। मैं भी आपको एक्टिन बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा एक्टिन के बारे में ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या क्या चीजें, क्योंकि बहुत एक बार आप क्लियर समझ जाएंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। नो, तो एक्टिन बेसिकली क्या आपने बताया आपको, एक्टिन, एक्टिन इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। टू स्ट्रैंड्स हैं डबल, और जो हेलिक्स के रूप में है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फिलामेंट्स, ठीक है। नो इनको, ये एक हेलिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये दिस इज ऑल्सो नोन एज एफ एक्टिन, यानी फिलामेंटस एक्टिन, ठीक। इसी तरह से ये भी हुआ एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, बिकॉज ये भी फिलामेंट बने बनाया। नाउ एक्टिन बेसिकली इज ए पॉलीमर। ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हैं ये बेसिकली पॉलीमर, और किस चीज का बना होता है पॉलीमर, आप ये देखिएगा, ये ग्लोबुलर, ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये सब, ये मोनोमर्स बना रहा हूं मैं अभी। ये फिलामेंट बना दिया था, अब मैं आपको मोनोमर्स बना रहा हूं। आपको स्केच करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर ऑलरेडी डायग्राम बना के दिखाएंगे तो समझ में नहीं आता। अब आप समझिए, ये जो फिलामेंट यानी एफ एक्टिन था, ये बेसिकली किसका, इट इज ए पॉलीमर, और ये किस चीज का बना हुआ है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। सो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर। देयर आर टू एफ एक्टिन, वन एंड दो डबल हेलिकल है, और ये जो बने हैं ये आप देख रहे हैं, ये ग्लोब्यूल्स बने हैं, ठीक है, यानी ये मोनोमर्स है, ये मोनोमर्स है एक्टिन के, ठीक है। और इन मोनोमर को क्या बोलते हैं, ये मोनोमर, दैट इज जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। तो ग्लोबुलर एक्टिन इज मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन जो पॉलीमर है उसी का मोनोमर ये जी एक्टिन होता है। सो आर यू क्लियर अबाउट एफ एक्टिन एंड जी एक्टिन? क्लियर है, ठीक। नाउ आप ये देखेंगे कि इसमें एक और दो फिलामेंट्स, नाउ एक्टिन के साथ में, एक्टिन एक्टिन के साथ में आप देखेंगे एक्टिन हैज टू मोर प्रोटीन्स, वन इज ट्रोपोमायोसिन। इसको ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक। सो एक्टिन में आपने देखा, एक्टिन में क्या हुआ, एक्टिन में आपने देखा कि डबल हेलिकल टू हेलिक्स थे, एफ एक्टिन और जी एक्टिन। क्लियर है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो था ही था। इसके साथ आपने देखा कि ट्रोपोनिन, ये टू फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ये भी टू फिलामेंट स्ट्रक्चर है, और जो एक्टिन से जुड़ा हुआ है, कैसे, देखिए, ये आप देखिए, इट रन्स अलोंग विथ, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट दौड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। एंड इसी ट्रोपोमाइसिन पे यू फाइंड कि रेगुलर इंटरवल पे देयर आर ट्रोपोनिन्स, ये
ये ट्रोपोनिन्स होते हैं। जो फिलामेंटस नहीं है और वो, इसको मैंने सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, एक्टिन फिलामेंट्स बेसिकली जो होते हैं, दे फॉर्म लाइट बैंड्स और आई बैंड्स और थिन बैंड्स। Actin is made up of two helix F actins, filamentous actins, which is nothing but a polymer of G actins. ठीक है? The actin is associated with two more proteins. One is tropomyosin and the second is troponin. Tropomyosin two filamentous structure which runs along with the actin. Actin के साथ साथ चल रहा है. आप देख रहे हैं, ये साथ साथ चल रहा था. एक फिलामेंट, ठीक है, ये दूसरा है. ये आपका ये बना हुआ, ये क्या है? दिस इज ट्रोपोमाइसिन, जो ब्लू में बनाया मैंने, ट्रोपोमाइसिन। और इस ट्रोपोमाइसिन पे बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन प्रोटीन मिलता है, ये मिल रहा है, ठीक है, ये ट्रोपोनिन है। क्लियर? दिस वन इज ट्रोपोनिन। क्लियर? इतना क्लियर है? ओके। अब मैं आपको एक रफ स्केच बना करके कुछ चीजें समझाऊंगा। इसके पहले मैं आपको मायोसिन के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज मायोसिन, ताकि आपको ये समझ में रहे कि मैंने एक्टिन के बारे में आपको बता दिया, फिर इन दोनों का अरेंजमेंट, एंड देन आप देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी आपको कितने सरलता से। व्हाट इज मायोसिन? मायोसिन जो बेसिकली होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड मायोसिन का इट इज अगेन अ पॉलीमर। मायोसिन इज अ पॉलीमर एंड इसका मोनोमर क्या होता है? इसके मोनोमर को हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। ठीक। So myosin basically forms thick bands और A bands और anisotropic bands, ठीक है। एंड ये स्ट्रेट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलीमर होता है, इसके मोनोमर को हम मीरोमायोसिन बोलते हैं। नाउ यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर, हाउ डज इट लुक लाइक, और फिर दोनों को मिलाइए आप, एक्टिन और मायोसिन। पहले एक को अलग समझ लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। सो मीरोमायोसिन जो है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह का होता है। दिस इज व्हाट मीरोमायोसिन। ध्यान से समझिएगा। नो, ये समझिए। नो, दिस हैज अ हेड एंड अ शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। ठीक। नो, हेड एंड शॉर्ट आर्म, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन, and tail is called light मीरोमायोसिन। क्लियर है? ठीक। नो, अब अगर आप दो तीन चीजें और समझ लीजिए, जैसे ये मायोसिन है, मान लीजिए इफ दिस इज मायोसिन का हम एक फिलामेंट बना रहे हैं, सिंप्लीफाई स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज मायोसिन, दिस इज मायोसिन। तो आपने देखा मायोसिन क्या किस चीज का बना है? मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन में आपने क्या देखा कि
हेड है, एक शॉर्ट आर्म है एंड एक टेल है। आप यहां देखेंगे इसमें बीच बीच में ये पार्ट प्रोजेक्ट करता रहता है मीरोमाइसिन। ठीक, और ये बाकी मीरोमाइसिन का टेल इसके अंदर होगी, टेल यहां पर होगी। ठीक है, हेड एंड थोड़ा सा और पार्ट, तो जितना पार्ट, ये जितना पार्ट प्रोजेक्ट कर रहा है दिस इज नोन एज क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म मायोसिन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो क्रॉस आर्म is the portion of meromycin which projects कहां से प्रोजेक्ट कर रहा है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ये मायोसिन का सरफेस है, इससे जितना पार्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं आपको, ये पार्ट आपने देखा, ये है। सो इतना पार्ट जो है जितना प्रोजेक्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। ठीक, क्लियर हो गया? नाउ आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स विच विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, स्कीमेटिक डायग्राम, बाकी आप एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे। अगर ये चीजें आपको क्लियर है, इतना कंसेप्चुअल नॉलेज आ जाती है, देन it will be very easy for you to grasp and understand the concepts. Okay, now suppose करिए this is your actin filament, मैं एक simplified diagram बना रहा हूं actin filament का। सपोज करिए अगर ये एक्टिन फिलामेंट है दोनों तरफ, सो एक्टिन के जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन, दूसरा डायग्राम बना तो ये ठीक नहीं बना। If this is your actin filament, सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक है, और ये इसकी सेंट्रल लाइन जो होती है, इसके सेंटर में, मिड ऑफ द, बिल्कुल बीचों बीच में, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, व्हाट इज जेड लाइन? जेड लाइन क्या है? इट, नोट कर लीजिए, इट इज द लाइन विच बाइसेक्ट्स द एक्टिन फिलामेंट इनटू टू हाफ्स, दो में बांट रही है, सेंटर में बिल्कुल एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच जो लाइन होती है जेड लाइन होती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक लेयर होती है, इलास्टिक लाइन होती है। ठीक, दिस वाज एक्टिन। ये आपको मैं लाइंस का कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है गलत बताते हैं। तो एक्टिन के बीचों बीच में, एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच में जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर मैं मायोसिन बनाता हूं, ये मायोसिन है, इसके बीचों बीच में जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एम लाइन, एंड दिस इज फाइब्रस। तो दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया, जेड लाइन एंड एम लाइन में। जेड इज इलास्टिक इन नेचर वेयर एज एम लाइन इज फाइब्रस, एंड एम कहां मिलती है? सेंटर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। वेयर एज जेड लाइन कहां मिल रही थी? सेंटर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक, क्लियर? एक चीज और याद रखिएगा कि जेड लाइन जो होती है वो इलास्टिक होती है, यानी ये यूं आगे पीछे होना है, इसको अभी देखेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्शन, जबकि एम लाइन को कोई मतलब नहीं उससे लेना था। तो एम इज फाइब्रस,
ओके, नाउ आई विल टेल यू द अरेंजमेंट कि कैसे इसमें और क्या क्या आपको चीजें इसमें समझनी है। क्लियर है? एक्टिन, मायोसिन, आपको फिर से बताया, मसल बंडल, मसल फाइबर और मसल सेल, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंसिटियम, मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एफ एक्टिन इज दैट इज ए पॉलीमर, उसमें एक एक ग्लोब्यूल्स होते थे जो जी एक्टिन्स कहलाते थे, और एक्टिन फिलामेंट के अलावा एक ट्रोपोमायोसिन चल रहा था। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन में आपको मिल रहे थे ट्रोपोनिन। एक एक का काम अभी बताता हूं मैं कि क्या है। आपने जेड लाइन समझ ली, आपने एम लाइन समझ ली। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये, जेड इज इलास्टिक बट एम इज फाइब्रस। ना एक चीज और समझिए कि अरेंजमेंट फाइबर्स का क्या होता है। यूं देखिए, अगर आप यूं देखें, अगर ऐसे है, मैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम को आपको अगर स्केच करना है, मैं स्केच करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाएगी क्या है। ठीक है, ठीक, ये डायग्राम पहले समझ लीजिए, इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी। नो, ये अगर मान लीजिए दिस इज सेंटर, तो ये आ गया जेड हो गया। ये एक्टिन का अगर सेंटर हम यहां लिए थे तो दिस इज जेड। आपको बताया एक्टिन, दिस इज एक्टिन एंड दिस इज मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन के सेंटर में क्या गया, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन। मायोसिन के सेंटर में क्या गया, एम लाइन। दोनों में फर्क बताया, फाइब्रस है, जेड लाइन इज। ठीक है ना, अब आप देखेंगे, मैं दूसरे कलर से लेके बताता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि इतना पोर्शन मायोसिन का, ये देखिए, आपको लग रहा है, आपने देखा कि इतना पोर्शन ये जो मायोसिन का था, ये ओवरलैप्ड है एक्टिव से, और ये पोर्शन ओवरलैप्ड नहीं है, दिस पोर्शन इज नॉट ओवरलैप्ड। ठीक, जो पोर्शन ओवरलैप्ड नहीं है वो एच जोन कहलाता है, एच जोन। ठीक है, सो आपको फिर से एक बार जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच जोन क्या होता है? एच जोन अगर आप इसको लिखना चाहें, इट इज पार्ट ऑफ द मायोसिन। ये बेसिकली वो मायोसिन का हिस्सा है, मायोसिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, एंड एच जोन कंटेन्स एम लाइन। देखा आपने, इसी में एम लाइन आ रही थी, ये एम लाइन इसी में, ये जोन है, ये एच जोन है, और ये एम लाइन आ रही थी। एच जोन हैज एम लाइन। ठीक, क्लियर है? आपने जो देखा था, मैंने एक आपको वो पढ़ाया था, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में मैंने यूं स्ट्रक्चर बनाया था, और यहां बनाया था कि ये जो है तो ग्लोबुलर हेड है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली एटीपीएज।
So globular head basically is nothing but an enzyme, जिसको हम ATPase एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका यहाँ ATP बाइंडिंग साइट्स है, ये क्या है, यहाँ ATP बाइंड करता है, ATP बाइंडिंग साइट्स है। और ये क्या है, एक्टिन बाइंड करता है, ठीक है। एंड दिस वाज योर मीरोमाइसिन का स्ट्रक्चर आप पढ़े, मायोसिन मैंने बताया था, मायोसिन का मोनोमर होता है मीरोमाइसिन, जो इसका स्ट्रक्चर ये है। एंड द ग्लोबुलर इज नथिंग बट एन एंजाइम ATPase, जो क्या करेगा, ATP का ब्रेक डाउन करेगा। जो आप देखेंगे अभी कॉन्ट्रैक्शन में कि ATP जो होता है, इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू ADP प्लस P फॉस्फेट, ठीक है। ये कौन करता है, ATPase, ये एंजाइम जो है ये काम करेगा, ठीक। अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे रेस्टिंग स्टेट में, मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी समझा दे रहा हूं, एक मसल जो रेस्ट कर रही है, ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, रेस्टिंग मसल, यानी इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। रेस्टिंग मसल में क्या होता है, कैसे होते हैं, यानी रेस्टिंग का मतलब विच इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आप देखेंगे इसमें यूं आप इसको बना दीजिए समझने के लिए अपने, आपको मैं कॉन्ट्रैक्शन भी इसी समय समझा दे रहा हूं, ये आप समझा दीजिए, ये और ये बीच में आप एक थिक फिलामेंट डाल दीजिए, ठीक है। क्लियर। एंड यहां पर जो है आपको बताया था ये मायोसिन है, सो मायोसिन हैज क्रॉस आर्म्स, ठीक है। और ये एक्टिन पे आपको बताया था कि यहां पे ट्रोपोनिन होता है जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है, ठीक है। नो व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोपोनिन, अब एक एक चीज को आप समझिए, ट्रोपोनिन क्या कर रहा है रेस्टिंग स्टेट में, रोल बेसिकली क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है, अगर ये एक्टिन फिलामेंट है मान लीजिए, तो इसमें ये एक दो मान लीजिए ये साइड्स है, यहां पर मायोसिन, यहां मायोसिन आकर के बाइंड करेगा, इस जगह है मान लीजिए, तो यहां मायोसिन यहां बाइंड करेगा। क्यों, आपने मायोसिन में देखा था, मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या था, फिर से याद करिए, ये यूं बनाया था, ये ATP बाइंडिंग साइट्स हो गए और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स थे, यही बनाया था, टेल हो गई। सो मीरोमायोसिन में ये तो ATPase है, ये तो ATP का ब्रेकडाउन करेगा, ये क्या था, ये जाके एक्टिन में जुड़ेगा, एक्टिन में जाकर के बाइंड करेगा यहां पे, इस जगह पे। लेकिन रेस्टिंग स्टेट में इसको बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां ट्रोपोनिन है। सो ट्रोपोनिन बेसिकली नोट कर लीजिए, इट मास्क्स द बाइंडिंग साइट्स, बाइंडिंग साइट्स, ये साइट्स कहां है, ऑन एक्टिन, बाइंडिंग साइट्स और ऑन एक्टिन, और यहां बाइंड कौन करेगा, मायोसिन, मायोसिन विल बाइंड, लेकिन वो बाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे ट्रोपोनिन है, क्लियर है। सो ये बात आप बहुत अच्छे से समझो, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोपोनिन, सो ट्रोपोनिन masks the binding sites, masks the binding sites on actin, एंड ये बाइंडिंग साइट्स एक्टिन में मिल रही है। ये सपोज करिए, अब मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये अगर है, ये एक्टिन है मान लीजिए, एंड इट हैज अ साइट, यहां पे मायोसिन बाइंड करेगा,
मायोसिन का क्या है, ये मायोसिन है मान लीजिए, मायोसिन का ये जो मीरोमायोसिन का बाइंडिंग साइट था एक्टिन का, वो यहाँ बाइंड करना है, ठीक है। तो ये बाइंड कर जाएगा, रेस्टिंग में अगर बाइंड करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, और तो बस रेस्टिंग। तो ये क्या होता है, ये बाइंडिंग साइट जो है, ये बाइंडिंग साइट, ये जो बाइंडिंग साइट था, यहाँ ट्रोपोनिन जमा होता है, ये ट्रोपोनिन बैठा होता है। सो ये नीचे जो मीरोमायोसिन है, ये आकर के देखता है तो ये फाइंड्स ट्रोपोनिन, तो नहीं बाइंड कर पाता। तो ट्रोपोनिन का रोल जो है, इट इज टू मास्क द बाइंडिंग साइट्स। बाइंडिंग साइट्स, वेयर डू यू फाइंड द बाइंडिंग साइट्स? एक्टिन में होते हैं और मायोसिन में। मायोसिन इन्हीं बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स हेड। लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में ट्रोपोनिन जो है इसको बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है। क्लियर? आपको ये चीजें पढ़नी है, सब चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है। दो तीन चीजें आपको और बता देता हूं मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिहाज से। एक चीज मैं बताना, लिखना भी भूल गया हूं, एक ये देखिएगा जो आपको बताया था मैंने कि दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट। अगर आपने कहा ये एक्टिन फिलामेंट है और एक्टिन के बीच में क्या होती है, जेड लाइन होती है, जेड लाइन, जेड लाइन। और ये ध्यान रखिएगा, ये जेड लाइन क्या है, दिस इज नोन एज सार्कोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर इज जेड जेड, दो जेड के बीच की दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं। एज सार्कोमियर इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे कि फंक्शनल यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की क्या है, फंक्शनल यूनिट, तो इट इज सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि व्हाट इज सार्कोमियर। सो सार्कोमियर दो जेड के बीच की दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं। और व्हाट इज जेड? जेड जो है एक्टिन के बीचों बीच में होता है, तो जेड, जेड को हम सार्कोमियर, सार्कोमियर इज द फंक्शन। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं कि व्हाट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऑलवेज रिमेंबर इट इज सार्कोमियर, ठीक है। नाउ अब मैं कॉन्ट्रैक्शन आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हाउ डज कॉन्ट्रैक्शन अकर। नो, अब आप देखिए कुछ चीजें समझिए। आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि सीएनएस, सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहां से एक मोटर नर्व निकलती है। मोटर मतलब होता है विच कैरीज द टूवर्ड्स द मसल, मोटर नर्व। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी जो है सेंसेशंस ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है जो मसल को सप्लाई कर रहे हो, तो ये ले आते हैं। नाउ अब आप देखें मोटर न्यूरॉन, इसमें आपने देखा, हमने पढ़ाया था कि ये जो एक्सॉन होते हैं उसके टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स हैं। और यहां आपने देखा कि ये मसल फाइबर, ये सार्कोलीमा है, मसल में सप्लाई करता है, सार्कोलीमा। और ये जंक्शन जो टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल और सार्कोलीमा के बीच में है, दिस इज कॉल्ड मायोन्यूरल जंक्शन। बता चुका हूं आपको, मायो, मायो मीन्स मसल, न्यूरल मतलब नर्व, जंक्शन, ठीक है। सो मायोन्यूरल जंक्शन क्या हुआ, एक्सॉन यानी नर्व के टर्मिनल्स के बीच में और सार्कोलीमा के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, यहां से इंपल्स आ रही है, ये आ रही है, और ये यहां पे पहुंची, और यहाँ पे पहुंच के ये है, ये जो साइनेप्स था, मायोन्यूरल जंक्शन और साइनेप्स, यहाँ क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो नर्व कंडक्शन, एस्टाइल कोलिन, ये याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व इंपल्स को आगे बढ़ाएगा मसल तक, एस्टाइल कोलिन। व्हाट इज दिस न्यूरोट्रांसमीटर? क्या में देखिए, नर्व इंपल्स तो यहाँ आगे खत्म हो गई, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं एस्टाइल कोलिन। ये एस्टाइल कोलिन अब सार्कोलीमा को, यानी इसकी मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसको जाके डिपोलराइज करता है।
और जब डीपोलराइजेशन, यानी क्या किया इसने एसिटाइल कोलिन ने, डीपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, डीपोलराइज बोलते हैं उसको, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलीमा, यानी मसल मेम्ब्रेन का कर दिया इसने सार्कोलीमा का। अब क्या हुआ, जब ये जाता है तो जो कैल्शियम था वो रिलीज होके कहाँ जाता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में आया। ठीक है, अब ये सार्कोप्लाज्म से कहाँ आता है, ये जाता है ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, ट्रोपोनिन कैल्शियम, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने देखा ट्रोपोनिन जहां हट गया, अब ट्रोपोनिन वहां से हट गया क्योंकि इट हैज बीन बाउंड, इट इज बाउंड टू कैल्शियम नाउ, सो ट्रोपोनिन इज गॉन। सो क्या हो जाता है, क्या चीज हट गई, अनमास्क हो गए साइट। वो साइट, ट्रोपोनिन का काम क्या बताया था, मास्क करता था कि यहां पे मायोसिन न बाइंड करने पाए। जैसे ये था, ये मान लीजिए एक्टिन बाइंडिंग साइट था, ये यहां पे एक्टिन पे एक बाइंडिंग साइट है ये, और मायोसिन ये बैठा हुआ है, ये मायोसिन के पास है, ये इससे बाइंड कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ट्रोपोनिन बैठा हुआ था ना। अब ट्रोपोनिन चला गया क्योंकि कैल्शियम ले गया उसको, तो ये खाली हो गया, मायोसिन तुरंत बाइंड कर जाएगा। अनमास्क, तो ट्रोपोनिन, और ये देखते हैं, इसको पूरा अच्छे समझिए, अनमास्क, ठीक, अनमास्क हुआ तो क्या हुआ, मायोसिन बाइंड्स with actin and एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं, डायग्राम से है, आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, और इस समय इसमें एटीपी, क्योंकि एटीपी की हाइड्रोलिसिस एनर्जी चाहिए इसको, तो एटीपी, ये पढ़ लीजिएगा, सब लिखा है मैंने, इज ब्रोकन डाउन टू एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी, एंड ये एनर्जी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक, और इसको मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूं। आप ये देखिए, अगर ये एक्टिन था, ठीक है, और इसके नीचे ये मायोसिन, ये मायोसिन, ये मान लीजिए इसकी बाइंडिंग साइट थी। तो अभी तक तो क्या था, यहाँ बाइंडिंग साइट पे क्या था, ट्रोपोनिन था, इसलिए ये जो नहीं कर रहा था। लेकिन जब ट्रोपोनिन हट गया तो ये बाइंडिंग साइट पे ये जा करके ये जुड़ गया, एंड दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ। और एटीपी का आप देख ही रहे, लिख ही दिया मैंने, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एनर्जी लेके। नाउ अब आप देखिए क्या होता है, जब ये बन गया तो ये इधर की तरफ इसको ऐसे करता है, जिसके कारण से ये इधर आता है और ये इधर आता है, ये प्रक्रिया इधर भी हो रही है। सो ये इसको इधर की तरफ पुश करता है, खींचता है ऐसे, या एक्टिन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, दोनों इनवर्ड एक्टिन फिलामेंट जो है आप देख रहे हैं, ये जैसे यूं अगर है, मान लीजिए एक्टिन है एंड ये हुआ, तो ये इसको अंदर की तरफ खींचता है ऐसे। सो एक्टिन स्लाइड्स ओवर दी मायोसिन, एंड आपने देखा जब ये मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये आपने देखा ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट ये हो रहा है एक्टिन फिलामेंट का, ये एक्टिन फिलामेंट, ये तो इससे क्रॉस ब्रिज करके और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा,
ये जो जेड लाइन्स थी, जो जेड लाइन पहले यहाँ पे थी, वो जेड लाइन और खींच के इधर आ जाएगी, इधर भी ऐसे होगा, क्योंकि जेड लाइन इज दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्टिन। तो आपने देखा जेड जेड डिस्टेंस क्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो गई। और जेड जेड क्या है? सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर क्या हुआ? रिड्यूस कर गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यही समझिए, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कुल मिला के कुछ भी नहीं है, आपको इसमें सिंपल सी बात है, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन निकला, मायोन्यूरल जंक्शन, डिपोलराइजेशन, कैल्शियम पे ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम इज रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म एंड देन इट बाइंड्स द ट्रोपोनिन, एंड द ट्रोपोनिन को कैल्शियम बाइंड होते ही वो साइट्स अनमास्क हो गया, एंड नाउ मायोसिन कैन कंबाइन और बाइंड विद द एक्टिन, एंड एक्टिन को बाइंड होने के बाद ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, इनवर्ड ऐसे खींचता है, दोनों तरफ से। ये तो स्थिर है अपनी जगह, और इनको खींच रहा है ऐसे। सो एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। क्लियर? और क्या होगा जब एक्टिन अंदर की तरफ आएगा, तो जेड लाइंस भी अंदर की तरफ आएंगी, और दो जेड लाइन के बीच में क्या दूरी कहलाती है? सार्कोमियर। सो सार्कोमियर विल शॉर्टेन, छोटा हो जाएगा। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक हो ना। इसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में जो इसकी जो अनब्रेकिंग होती है क्रॉस ब्रिज की, तो ये एटीपी जो है, जो एडीपी बनाया था, ये फिर फॉर्मेशन होता है एंड देन अनब्रेकिंग हो जाती है। अनब्रेकिंग के बाद ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है एंड देन अगेन एक एटीपी बाइंड करता है, और फिर यही प्रक्रिया होती है। दिस साइकिल कंटिन्यूज, एंड इन दिस मैनर द सार्कोमियर कीप्स शॉर्टनिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स। क्लियर है? देखते हैं कुछ और चीजें अगर रह गई हो। ये मैं बता चुका हूँ। नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आई बैंड है, ए बैंड है, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन। मैं फिर से बताता हूँ, आई बैंड इज बेसिकली एक्टिन, ए बैंड इज बेसिकली मायोसिन, जेड लाइन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्टिन, एम लाइन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बैंड और मायोसिन, एच जोन is the part of myosin filament which is not overlapped by the actin. I have already explained. Actin का बताया, it is made up of two helical filaments. Each filament is a polymer of globular actin. The polymer filament is called F-actin. The globular monomer is called G-actin. The center of actin filament is a line of elastic fiber with bisects actin. आप पढ़ लीजिएगा इसको. This line is called Z line. Two proteins are associated with actin, tropomyosin and troponin. Tropomyosin is a two filamentous structure which runs throughout the length of actin. Troponin is found at regular intervals of the tropomyosin. Role of troponin I have already explained. H zone in wrestling. तो आपसे ये आप देख सकते हैं. Now you can see these are ये क्या है आपके? ये ये मोनोमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं जी एक्टिन्स. ठीक है? और ये पूरा का पूरा जब हो जाता है, ये पूरा फिलामेंट को हम एफ एक्टिन बोलते हैं. क्लियर? ना आपने देखा इसमें एक प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स जो हैं यूं रन कर रहे हैं. ये ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोमायोसिन पे आपने देखा ये ट्रोपोनिन है. ट्रोपोनिन का रोल बता दिया है मैंने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे बी आस्क्ड. नहीं, आपकी एनसीईआरटी की ये पिक्चर है, जिसमें डायग्राम है, जिसमें आप देख करके बता सकते हैं. तो क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछते, यही चीज मैंने बताई. दिस इज टेल एंड दिस इज योर हेड. हेड हैज एटीपी बाइंडिंग साइट्स एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट्स. दिस इज क्रॉस आर्म विच प्रोजेक्ट्स. ये बता चुका हूं मैं. ठीक है? नो, ये थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है एक्टिन स्लाइड्स, और ये मैंने लिखा है सीएनएस. ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा. सीएनएस यानी ब्रेन, या वहाँ से मोटर नर्व निकलती है, मायोन्यूरल जंक्शन पे जाती है. नो, ये मोटर एंड प्लेट कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज मोटर एंड प्लेट? दिस इज नथिंग बट द जंक्शन बिटवीन दी मायोन्यूरल. का मतलब देखिए, मायो मीन्स मसल, न्यूरल मीन्स नर्व. सो मसल और नर्व के बीच में वही जो आपको बताया था, मायोन्यूरल जंक्शन की एक्सॉन टर्मिनल्स हुए, ये हुए, एंड दिस इज सार्कोलीमा. ये सार्कोलीमा. तो ये जंक्शन जो होता है, दिस इज मायोन्यूरल जंक्शन. इसी को मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, मायोन्यूरल जंक्शन को. यहाँ पे आपने देखा स्टाइल कोलिन सीक्रेट हुआ, एंड दिस कॉज ए डीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर. ये मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन करता है. देन कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्म. कैल्शियम बाइंड्स द ट्रोपोनिन. देखा आपने, कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, एंड ट्रोपोनिन क्या होता है?
अनमास्क कर देता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन आर अनमास्क्ड। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, अनमास्किंग करता है। देन मायोसिन हेड जो है, ये मायोसिन हेड जो है, जो बेसिकली क्या है, एटीपीएज एंजाइम है। ये एटीपी को तोड़ देता है, एडीपी और पी, और एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर बाइंडिंग टू अनमास्क्ड, क्योंकि ट्रोपोनिन चला गया कैल्शियम के साथ। तो अनमास्क साइट जो है एक्टिव पे, उस पर मायोसिन बाइंड कर लेता है। दिस बाइंडिंग इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। नाउ द मायोसिन हेड बाउंड टू एक्टिन पुल्स द एक्टिन इनवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब ये इन्वर्ट होता है तो क्या होगा, जेड लाइंस भी करीब आएंगी, क्लोजर आएंगी, इन्वर्ट पुल होंगी, एंड देन सार्कोमियर, चूंकि दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर इज शॉर्ट एंड कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब उसके बाद फर्दर क्या होता है, नाउ मायोसिन, ये जब ये कॉन्ट्रैक्शन एक कर दिया उसने, देन मायोसिन जो है ये, नाउ मायोसिन रिलीजेज एडीपी। जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो एडीपी एंड पी को रिलीज कर दिया उसने, हाइड्रोलाइज किया था एटीपी को, एंड देन गोज बैक टू इट्स रिलैक्स पोजिशन, जहां पे था वहां चला गया, एंड फिर अगेन एक एटीपी को बाइंड करता है। यानी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में आपने देखा कब बनती है क्रॉस ब्रिज, एटीपी बाइंड करने के बाद ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, फिर उसको एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी पी दे देता है, एंड देन ये अनब्रेकिंग हो जाती है उसकी। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए एक एटीपी बाइंड होता है, एंड अनब्रेकिंग के लिए एटीपी ब्रेक डाउन करता है उसमें, एडीपी उसमें, एक फास्फोरस में। एंड दिस ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिल कंटिन्यूज एंड फर्दर स्लाइडिंग कीप्स अकरिंग, इस तरह से होता रहता है, और बार बार वो स्लाइड करते 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 इनवर्ट खींचते खींचते मसल को छोटा कर देता है। ठीक है। सो नाउ दी हियर आई हैव रिटेन की क्या मायोरेनल जंक्शन क्या आपको बता चुका हूं मैं। मोटर यूनिट, नाउ मोटर यूनिट पे अगर आपको पूछता है व्हाट इज मोटर यूनिट, ये मोटर यूनिट आप समझ लीजिए, एक मोटर न्यूरॉन, यानी एक अगर ये न्यूरॉन आ रहा है और ये कितने मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, ये जितने मसल फाइबर प्लस मोटर न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। सो वन मोटर न्यूरॉन प्लस द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इट सप्लाइज, एक मोटर न्यूरॉन 5, 6, 10, 20 जितने भी मसल फाइबर्स कर रहे हैं उन सबको मिला के हम एक मोटर यूनिट बोलते हैं। नाउ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड at the myoneural junction or motor end plate is acetylcholine। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस, आप देखिए इसको फिर समझ जाएंगे इसमें, एक बार ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, दिस इज योर मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन में देखा आपने, एंड ये देखा आपने जो म्यूरोमायोसिन का ये हेड प्रोट्रूड कर रहा था। ठीक है, रेस्टिंग। नाउ अब देखिए आप क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ट्रोपोनिन कैल्शियम जब आता है, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन, अब ट्रोपोनिन हट गया। सो ट्रोपोनिन जो है हट गया तो क्या हुआ, जो एक्टिन पे साइट्स थे यहाँ पे जो ट्रोपोनिन रोके हुए था वो खुल जाती है मायोसिन के लिए। अब ये बांध के एक क्रॉस ब्रिज बनाता है, दिस इज क्रॉस ब्रिज। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज, अब ये देखिए ये इसको अंदर की तरफ खींचा है इसने, इनवर्ड। ठीक है, ये अंदर की तरफ खींचता है, इधर से भी खींचता है, तो दोनों, ये इसकी जेड लाइन, ये जेड लाइन अगर थी तो वो करी इधर जाएगी, इसकी जेड लाइन इधर जाएगी। ठीक है। नाउ ये देखा आपने, ये स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ, एंड देन आपने देखा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये एडीपी और पी को जब रिलीज कर देता है तो ब्रेक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो आप इसमें दो चीजें याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ब्रिज and breaking of cross bridge। ठीक है। सो व्हेन इट गेट्स एन एटीपी, जब इसको ऑन गेटिंग एन एटीपी, जब भी इसको एक एटीपी मिलेगा ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा, और फिर बाद में चूंकि एटीपीज है तो ये एडीपी, एटीपी को तोड़ के एडीपी एंड पी जहां रिलीज करता है इसके साथ ये एसोसिएटेड है। तो फिर से समझिए, क्योंकि क्रॉस ब्रिज में क्या होता है,
क्रॉस ब्रिज में व्हेनेवर इट गेट्स एन एटीपी तो इट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज, एंड ये क्रॉस ब्रिज जब एटीपी को ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और पी तो क्रॉस ब्रिज टूट जाती है। फिर ये वापस आ जाता है, अगेन एटीपी पाता है और फिर जाता है, इसको स्लाइड करा के आगे और एटीपी से एडीपी और पी को दे दिया, फिर वापस आ गया, फिर एटीपी पाया। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से समझिए। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी। जब तक इसको एटीपी मिलता रहेगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज बनाता रहेगा, और फिर ये क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद ये एटीपी को एडीपी और पी में तोड़ करके ये अनब्रेक कर देता है अपने क्रॉस ब्रिज। ये चीज याद रखिएगा। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये इस तरह से करके बार बार कांटेक्ट करके, और ये सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है, जेड जेड लाइन, चूंकि जेड इनवर्ड आ रहा है तो जेड जेड लाइन शॉर्टन होती है, सार्कोमियर शॉर्टन होता है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स। दिस कीप्स ऑन अकरिंग, ये बार बार होता रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती रहती है जब तक कि कैल्शियम का पूरा स्टोर डिप्लीट नहीं हो जाता। जब पूरा कैल्शियम जो था वो कंज्यूम हो गया, या वो सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म के अंदर होने के बाद में वो चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो कैल्शियम जब खत्म हो गया देन क्या होगा, देन अगेन ट्रोपोनिन मास्क कर देगा और फिर हमारी मसल रिलैक्स कर जाएगी। ठीक, नाउ ये तो आपको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा स्ट्रक्चर जितना मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर एंड contraction of muscle. You are bound to get questions from these two sections. Now in short, myoglobin. Myoglobin is basically a heme containing red brown pigment present in muscles. जैसे आपने देखा था हीमोग्लोबिन था, हीम containing protein था, that was present in RBCs. उसी तरह से हमारे मसल्स में तो हीम का फंक्शन क्या था, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग था। सिमिलरली हमारे मसल्स में एक प्रोटीन होता है, पिगमेंट होता है रेड ब्राउन कलर का, दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन, और इसमें ये बेसिकली आयरन इज ऑक्सीजन इज, क्योंकि हीम कंटेनिंग है तो इसके अंदर हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो भी हमारे मसल की है दैट इज बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसीज, मायोग्लोबिन मसल्स में। नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ यू गेट टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मसल फाइबर्स। वन है रेड फाइबर्स, रेड फाइबर जिसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, और मायोग्लोबिन का होगा यानी ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा मतलब ये किस तरह की इसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिसिस हो रही होगी, एरोबिक मसल्स का, बिकॉज दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, बिकॉज दे हैव गॉट एनफ आयरन स्टोर्स, बिकॉज दे हैव हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रेड फाइबर्स। तो ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण से एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के जरिए, जो क्रेब्स साइकिल होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, सो क्रेब्स साइकिल के जरिए ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एरोबिक मसल्स, the red fibers, because they have got high content of myoglobin, and myoglobin are basically oxygen stores. जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्रेब साइकिल हो रही है। Now white fibers जो है they don't have myoglobin, तो वो लश्चरलेस वाइट नजर आते हैं, एंड उसमें जब ऑक्सीजन स्टोर नहीं तो क्या करते हैं, वो एनारोबिक प्रोसेस से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक बात याद रखिएगा व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स में कि ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट किस में होता है, व्हाइट फाइबर में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन तो किस में ज्यादा मिलेगा, रेड फाइबर्स में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में ज्यादा मिलेगा, व्हाइट फाइबर में। ऑक्सीजन कंटेंट की एरोबिक कौन करेगा, ऑब्वियसली रेड, बिकॉज मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर है। व्हाइट फाइबर एनारोबिक करेगा। नाउ फैटिग, हैव यू एवर सीन, आपने देखा होगा क्रिकेटर्स हैं दिन भर क्रिकेट, पहले जो आते हैं पूरा जो 5 डे मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस पूरे दिन भर खेलते हैं, तो बाद में दे स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ क्रैम्प्स। इसी तरह से प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, काफी देर तक आप जॉगिंग कर लीजिए या रनिंग कर लीजिए तो आप देखते हैं मसल में क्रैम्प्स होने लगते हैं एंड एक मसल्स में फैटीग हो जाता है। व्हाट इज दैट, सो रिपीटेड और प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज एक्यूमुलेशन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। क्यों, मसल्स में आपको जैसे बताया कि इनिशियल फेज में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, लेकिन जब मसल्स को ज्यादा देर कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, तो वो एनारोबिक मोड में आ जाती है, और एनारोबिक मोड में इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड कॉजेज फैटीग एंड क्रैम्प्स। ये याद रख लीजिएगा।
नो ग्लाइकोजन, दिस मे बी अ गुड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स कि ग्लाइकोजन का मेन सोर्स कौन है हमारे बॉडी में। सो ग्लाइकोजन के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो मसल्स में और दूसरा लिवर में। दे आर जस्ट टू सोर्सेज ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? लिवर एंड मसल्स। जब हम बहुत ज्यादा देर चलते हैं, रनिंग, प्रोलॉन्ग रनिंग एक्सरसाइज के बाद में हमारा ग्लाइकोजन जो होता है उसका एनोरोबिक ब्रेकडाउन शुरू होता है एंड लैक्टिक एसिड बनता है एंड एटीपी रिलीज होता है। ये एनर्जी हमें देता रहता है बिकॉज एटीपी इज द केमिकल करेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी जैसे हम 10 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं तो हमारी करेंसी क्या है? रुपया। ऐसे ही हमारे बॉडी में किसी को भी एनर्जी चाहिए तो क्या मिलता है? एटीपी। एटीपी इज द करेंसी, जो हमें एनर्जी की करेंसी है ये हमारी। तो एटीपी जनरेट होना है, वही हमें एनर्जी देगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही बिकॉज मसल्स को एरोबिक प्रोसेस बड़ा लिमिटेड होता है। ज्यादा देर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो एनोरोबिक मोड में आ जाते हैं। एनोरोबिक में चूंकि मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड बनाएंगे एंड दैट विल कॉज क्रैम्प्स एंड फैटिग। नाउ देयर इज अ डिजीज कॉल्ड मास्थीनिया ग्रेविस। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कहाँ की बीमारी, नर्व्स की, मसल्स की, किस चीज की बीमारी, ये याद रखिएगा। मायोन्यूरल जंक्शन, जो आपको बताया था कि यहाँ पे नर्व टर्मिनल एंड सार्कोलिमा के बीच में, ये वहां की डिसऑर्डर है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादातर लोग इसको याद नहीं रखते। तो मास्थीनिया ग्रेविस, मास्थीनिया ग्रेविस में क्या है वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए कि इट इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द मायोन्यूरल जंक्शन। रट लीजिए इसको। नाउ डिस्ट्रॉफी, आप देखेंगे कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका पूरा नाम है। ये जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें मसल्स बड़ी वीक होती हैं, तो हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। दिस इज व्हाट इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाउ टिटैनी, टिटैनी एक बीमारी होती है जिसमें आप देखते हैं, टिटैनी के बारे में इतना याद रखिए कि टिटैनी एंड टिटनस, टिटनस अलग बीमारी है। टिटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, टिटैनस, और ये टिटैनी है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग, आप लोग कभी कभी एग्जाम्स में थॉट ब्लॉक वगैरह हो जाता है। टिटैनस एंड टिटैनी, ये याद रखिए। टिटैनस जो होता है ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, this is the bacteria which causes tetanus, but tetany is due to low calcium। जब हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, ये जो डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड टिटैनी। सो टिटैनी एंड टिटेनस दे आर कंफ्यूजिंग। आपसे इम्तिहान में पूछ सकते हैं ना, तो आप टिटेनस को बहुत से लोग कर रहे हैं। टिटैनी इज ड्यू टू कैल्शियम, बस आपको इतना ही याद करना है, कैल्शियम। मास्थीनिया ग्रेविस, आपको और कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद रखना है मायोन्यूरल जंक्शन डिसऑर्डर, इसकी डिसऑर्डर है। टिटैनी इज ड्यू टू कैल्शियम डिसऑर्डर, दैट्स ऑल। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्लिनिकल सिम्टम क्या होता है टिटैनी। टिटैनी is caused due to deficiency of which of the following? Sodium, potassium, calcium, magnesium. It is calcium, deficiency of calcium causes tetany। जिसमें क्या होता है, सपोज करिए यूं हमारा हाथ है तो यूं ही हो जाएगा, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, काफी देर तक ऐसे ही रहेगा, दिस इज टिटैनी। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी गिव इंजेक्शंस ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शंस आते हैं, वो लगाते हैं। अदरवाइज हाथ यूं, कार्पोपीडल स्पाज्म, कार्पो मतलब हाथ, पीडल मतलब पैर, हाथ पैर दो हैं ऐसे हो जाते हैं, इसी में बने रहते हैं, इसी पोस्चर में, रिलैक्स नहीं करते। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में मैं आपको स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स और बोन्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उन्हें याद करें कि क्या हम भूलने ना पाए। सो मसल्स के बारे में इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। स्ट्राइटेड पे पूछ लेते हैं, स्ट्राइशंस हैं, स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों होता है, तो डार्क एंड लाइट बैंड्स, आई बैंड्स, ए बैंड्स, M9 H। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि नॉर्मली अगर आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन या जब हो रहा है, क्या लाइंस, इसको नोट कर लीजिए, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस, तो ये ध्यान रखिएगा, आई बैंड,
मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ जितना जितना बताया था। ए आई बैंड, ए बैंड, एम लाइन, जेड लाइन, एच जोन, यही बताया था अब तक आपको। आई बैंड यानी एक्टिन छोटा हो जाएगा, ए बैंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड छोटी हो जाएगी, एच जोन छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों एच जोन छोटा हो गया? एच जोन जो है ये क्यों छोटा हो गया? एच जोन आप जानते हैं, ये मैं फिर समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए। ये अगर एक्टिन है और ये मायोसिन है, ये पार्ट जो है एच जोन है, क्योंकि यहां ओवरलैपिंग नहीं, ये तो आप देख रहे हैं ओवरलैप्ड, देख रहे हैं ओवरलैप्ड, ये ओवरलैप्ड, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है। दिस पार्ट ऑफ मायोसिन, ये पार्ट मायोसिन का जो है, दिस इज नॉट ओवरलैप्ड बाय दी, ये एक्टिन जो है बाकी यहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ तक तो ओवरलैप किया हुआ है इसने, ये पार्ट ओवरलैप नहीं है। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्शन में आप देखते हैं कि ये इसको अंदर खींचता है एक्टिन को, इनवर्ड पुलिंग, जब ये इससे बाइंड कर जाता है मायोसिन तो अंदर खींचता है, अंदर खींचेगा तो क्या होगा? एच जोन श्रिंक करेगा, क्योंकि ये जो अभी तक आपका वो था ओवरलैप्ड था, अब ओवरलैपिंग खत्म, अब आप देखेंगे यूं हो जाता है, एंड दिस इज योर मायोसिन, और ये जो थे, ये दोनों जो थे जुड़ गए आपस में, ये देखा आपने। सो ये पूरी की पूरी अभी कोई सेंट्रल पार्ट है ही नहीं मायोसिन का जो ओवरलैप्ड नहीं है, तो एच जोन जो है वर्चुअली रिड्यूस कर जाएगा या खत्म हो जाएगा, या तो रिड्यूस करेगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जेड लाइंस दे विल कम क्लोजर टुगेदर, जेड लाइंस का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जेड लाइंस छोटी होंगी, क्या होता है? सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमियर याद रखिएगा हमेशा, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट शॉर्टन्स, यही छोटा होता है जेड लाइन के बीच का। एम लाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज मायोसिन तो अपनी जगह है, मायोसिन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो एम लाइन पड़ी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं, जो कुछ कर रहा है एक्टिन कर रहा है, मायोसिन तो स्थिर है अपनी जगह, इसलिए एम लाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ए बैंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ए बैंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आई बैंड एक्टिन, चूंकि जरूर वो आपस में एक्टिन जो है वो कम क्लोजर हो रहा है, तो इसलिए वो धीमे धीमे वो भी रिड्यूस कर जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे इसमें बना सकते हैं, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, so wish you all the best. Next video maybe in a day or two, maybe by Wednesday, that will be on skeletal system, and ये सिस्टम मूवमेंट एंड लोकोमोशन समाप्त होने के पश्चात मैं एक्सक्रीटरी पे आऊँगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो उसको और समझने का प्रयास करिए, रफ स्केचेस बनाइए, बना बना के एक्टिन, मायोसिन, मिरोमायोसिन, ये सब समझने का प्रयास करिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क करिएगा, एंड आई होप कि मैं आपको आराम से बता सकूं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रश्न पूछ लिया करिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज अगले वीडियो में मैं उनको 1 by 1 क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जो मैं बता रहा हूं उससे संबंधित। सो विश यू ऑल द बेस्ट। पसंद आता है आपको तो आप इसको इस एलकेएस नीट बायोलॉजी का अच्छा प्रचार प्रसार करिए, ताकि हम हमारा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें वो हों, और हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।